हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम बाय एसएल। आज हम बाल विकास का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वृद्धि व विकास के आयाम को समझेंगे। जिसने भी पार्ट 1 वृद्धि व विकास का अर्थ, पार्ट 2 मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का पार्ट 3 है। विकास के आयाम या प्रकार भी कह सकते हैं आप इसको, और इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आयाम जो हैं, ये 6 हैं जो मैंने लिखे हैं, जिसमें हम जो है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के से कनेक्ट करके इनको जो है हम स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट जो है वो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, तीसरा आयाम है हमारा भाषाई विकास, और फोर्थ है सामाजिक विकास, फिफ्थ है सामवेगिक विकास, और सिक्स्थ है मनोगत्यात्मक विकास। देखिए जितने भी ये आयाम हैं, ये सारे के सारे अधिगम से जो है कनेक्टेड है। मतलब कि हमारा जो शारीरिक वृद्धि या विकास होगा, ये हमारे अधिगम पे किस तरीके से असर डालेगा, तो हम जो है आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य अंग, जिसे कह लीजिए जैसे हाथ पैर, लंबाई चौड़ाई, इन सब मतलब सारे अंगों की, शरीर के सभी अंगों की लंबाई चौड़ाई, बाहर में जो वृद्धि होती है, उन सबको जो है वो शरीर के बाह्य अवयव कहा गया है। और आंतरिक यानी कि शारीरिक वृद्धि में आंतरिक और बाह्य सभी अवयवों का विकास जो है वो शामिल है। बालक की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण, व किस तरीके से किसी चीज़ को देखता है, समझता है, उसके बारे में सोचता है, तो ये सब, और उसका पूरा व्यवहार, उसका संपूर्ण व्यवहार जो है उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही जो है वो निर्भर करता है। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर किसी शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई शिक्षक किसी बालक को कुछ समझा रहा है या उसे कुछ पढ़ा रहा है, तो उस एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसकी रुचियाँ जो हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसका दृष्टिकोण है, उसके व्यवहार जो है वो उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। तो तभी वो जो है, अगर मान लीजिए उसके सामने, शिक्षक के सामने कोई समस्या आती है, किसी बालक को कोई समस्या है, और शिक्षक के लिए भी जाहिर सी बात है वो समस्या, और उस समस्या का समाधान करना है, तो उस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि उस बालक की रुचियाँ क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसके दृष्टिकोण क्या है। तभी तो अधिगम जो है वो सक्सेस हो पाएगा, अधिगम जो है वो सफल हो पाएगा। जो कुछ शिक्षक उस बालक को सिखाना चाह रहा है, वो बालक उसे सीख पाएगा। अगर उसको समस्या हो रही है तो उसका निदान जो है शिक्षक कर पाएगा। तो इसलिए मतलब ये भी बोला गया है कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य जो है स्वस्थ होगा, अगर बच्चे का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, तो वो जो भी कुछ उसे सिखाया जा रहा है तो वो उसमें रुचि लेगा, है ना। उसमें जो है जो जो कुछ उसे सिखाया जा रहा है वो उसको जो है एक्सप्रेस करके दिखाएगा, बताएगा कि हाँ मतलब उसको ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब अधिगम जो है वो सक्सेसफुल जो है वो तभी होगा, या अधिगम सफल तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ होगा। तो यानी कि हमारा शारीरिक विकास जो वृद्धि है वो हमारे अधिगम के साथ जो है वो संबंधित है। मतलब कि इस शारीरिक विकास और वृद्धि जो है वो हमारे अधिगम पर प्रभाव डालती है। और शिक्षक को, इसी वजह से एक शिक्षक को जो है बालक के स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके स्वास्थ्य की जानकारी होगी तभी वो उसकी रुचियों, इच्छाएं और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी रख पाएगा कि अगर उसको कोई समस्या है तो उसका समाधान जो है वो किस प्रकार से किया जा सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट है आपका मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है कि जो चीज़ बच्चे के सामने आई या उसको जो पढ़ाई गई या उसने देखी, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको समझ ले, उसके अर्थ को समझ ले, या उस चीज़ को अपना ले, या उस चीज़ को जान ले। इसे बोलते हैं कि संज्ञान में लाना, मतलब नॉलेज में लाना। तो अगर हम बच्चे का मानसिक विकास जो है वो प्रॉपर होगा, उसमें मानसिक योग्यताएं होंगी, उसमें क्षमताएं होंगी, तभी तो वो किसी चीज़ को अपने संज्ञान में ला पाएगा, अपनी नॉलेज में ला पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं
में विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है, कल्पना करता है, स्मरण करता है, विचार करता है, निरीक्षण करता है, समस्या का समाधान करता है, निर्णय लेना आदि योग्यताएं जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। मान लीजिए बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, और वो नॉलेज गेन कर रहा है तो वो चीज़ों के बारे में कल्पना कर सकेगा, चीज़ों को याद रख सकेगा, विचार कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा और समस्या का समाधान कर सकेगा और लास्ट में निर्णय ले सकेगा। तो मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास दोनों ही जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा भाषाई विकास। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाषा का क्या मतलब है, और ज़्यादातर जो हिंदी का जो पार्ट है उसमें इसी में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो हिंदी का लैंग्वेज पार्ट रहता है, पैडागॉजी वाला जो पार्ट रहता है, उसमें इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं भाषाई विकास में से। और ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर इस डिटेल को आप समझ लेंगे, इसके अर्थ को समझ लेंगे, तभी आप जो है पैडागॉजी को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पैडागॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के बेस्ड होते हैं। उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं है या याद करने की रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं है वो पैडागॉजी को सॉल्व करना। उसके लिए आपको इन्हीं चीज़ जो भी मैं समझा रही हूँ, इन सब के अर्थ को अपने दिमाग में रखना है। अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप इजीली जो है वो पैडागॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और सिर्फ उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जो है वो ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ये 2-3 पार्ट होने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगी, इन्हीं से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आप देखिएगा कि आपने जो है वो कितना गेन किया, कितना लर्न किया। नेक्स्ट हमारा आपका भाषाई विकास। भाषा का विकास जो है वो एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, क्योंकि देखिए अगर हमारे सामने कोई वर्ड बोल रहा है ना, कोई बड़ा कोई वर्ड बोल रहा है, और बच्चा जो है उसका अनुसरण कर रहा है, उसको अपना रहा है, तो मतलब उसको, उस शब्द को वो अपने संज्ञान में ला रहा है, अपनी नॉलेज में ला रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भाषा का विकास है वो भी एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। मानसिक योग्यता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर मेंटल लेवल जो है वो सही होगा बच्चे का, तो जाहिर सी बात है कि वो इजीली भाषा को सीख पाएगा। भाषा का तात्पर्य है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों को संप्रेषण करता है, यानी कि भाषा को एक सांकेतिक साधन भी कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भाषा से क्या तात्पर्य है, सांकेतिक साधन, मौखिक अभिव्यक्ति या फिर लिखित अभिव्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं, या तीनों। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। भाषा योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, ये तीनों शामिल है। फिर इसके बाद है हमारे ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिससे ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जन्म से 8 माह तक का जो बच्चा होता है उसका शब्द ज्ञान जो होता है वो निल होता है। बस तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, आ करके या कुछ भी साउंड करके, ए या इस तरह का कुछ, लेकिन वो कोई शब्द जो है वो नहीं बोल पाता है। लेकिन 9 से जो 12 माह का बच्चा होता है, 12 माह का बच्चा जो होता है वो 3 से 4 शब्द बोलना सीख जाता है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। और 1.5 वर्ष के भीतर जो है वो बच्चा 10 से 12 शब्द सीख जाता है। स्टूडेंट्स ये लगभग है, तो बुक्स में थोड़ा हो सकता है किसी और बुक में आप पढ़ें आपको थोड़ा डिफरेंस मिले, तो आप कहें मैडम ने तो हमें ये पढ़ाया था, ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो इसके लगभग ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या आया है। नेक्स्ट है फिर 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष की आयु तक जो है वो बच्चा 200 से अधिक शब्द बोलना सीख जाता है, और 3 वर्ष के भीतर लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसका भाषाई विकास जो है वो होता चला जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने इसलिए इनको नोट डाउन किया है कि पढ़ने की आवश्यकता, यानी कि अगर पढ़ने में कठिनाई है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। देखिए दोनों सेम से हैं, बस ए और ड का जो है वो डिफरेंस है। लिखने की आवश्यकता में के लिए क्या है, अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, आसिम्बोलिया या डिसप्रैक्सिया। देखिए या जो है वो सभी में कॉमन है,
थोड़ा सा आप इसको ट्रिक के तरीके से लर्न करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, पढ़ने वाले में लेक्सिया लेक्सिया है और लिखने वाले में फिया या फिया फिया, और एक आपका है लिया और प्रेक्सिया। तो थोड़ा सा अगर आप ट्रिकी तरीके से इसको लर्न करें तो ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और गणित के लिए है डिस्कैलकुलिया। इस तरह के क्वेश्चन सीटैट में, यूपी टैट में, किसी भी कोई भी स्टेट टैट हो उसमें पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा है इसमें सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को समझने के लिए आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन्हीं दोनों टॉपिक में आपको एक ही टॉपिक में 2 टॉपिक क्लियर कर दूंगी। ये अलग से चाहती तो मैं इसकी वीडियो बना सकती थी, पर ये मैंने इसी में ही कनेक्ट करके ही इसको बनाया ताकि आप सामाजिक जो विकास है और सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कुछ अलग नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लिया। मैं इसी से ही आपको सामाजिक विकास भी एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सामाजिक विकास क्या है। देखिए, बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जो है जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद वो परिवार में आ जाता है और परिवार क्या है, समाज का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। वृद्धि विकास के अन्य पहलू की तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं, यानी कि बाकी जितने भी वृद्धि और विकास के दूसरे पहलू हैं, यानी कि भाषाई विकास हो, इसी तरह सामाजिक गुण भी जो है बच्चे में धीरे धीरे इंक्रीज होते रहते हैं। और इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यानी कि जो गुण उसमें, सामाजिक गुण जो उसमें विकसित हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और जब सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वो दूसरों के साथ समायोजन कर पाएगा, ये चीज़ सीख पाएगा कि उसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से रहना है और परिस्थितियों के साथ किस तरीके से समायोजन करना है, और जो भी उसके आसपास का परिवेश है वो उसमें खुद को समायोजित कर पाएगा इजीली। देखिए, सामाजिक विकास जो है वो सभी विकास पर जो है वो हावी है, मतलब वो सभी विकास को प्रभावित करता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, स्वास्थ्य हो, बुद्धि हो, संवेगात्मक विकास हो, ठीक है, इन सभी को प्रभावित करता है सामाजिक विकास। ये सारे के सारे जितने भी आयाम हैं ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि देखिए अगर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो भाषा का ज्ञान अर्जन कर पाएगा। अगर वो सामाजिक गुण उसमें विद्यमान है, समाज को वो समझ रहा है, समाज में समायोजन कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका अधिगम इजीली हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लो बच्चा है, घर से स्कूल गया, स्कूल के का माहौल कुछ अलग है और वहाँ पे वो समाज से नहीं बिठा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अधिगम में कठिनाई होगी। तो इसीलिए ये सारे जितने भी आयाम है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक आयाम दूसरे से प्रभावित ज़रूर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। समाजीकरण में की प्रक्रिया में पहला हमारा टॉपिक है समाज और बालक। कि बालक जो है वो परिवार में आया जन्म के बाद, और परिवार क्या है, समाज का ही एक हिस्सा है। तो जब वो परिवार में आया तो मेन सबसे पहला जो है वो पालन पोषण का तरीका ये बच्चे को प्रभावित करता है। अगर उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ तो जाहिर सी बात है उसका सामाजिकरण भी जो है वो अच्छे से होगा, क्योंकि पालन पोषण अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो उसकी जो रुचियाँ इच्छाएँ हैं वो जागृत होंगी, और जिससे कि वो अधिगम में रुचि ले पाएगा। दूसरा है सहकारिता या सहयोग, यानी कि बच्चा जो भी कार्य करना चाह रहा है उसमें परिवार के सदस्यों का, आसपास के लोगों का, सभी का सहयोग होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली किसी चीज़ को सीख पाए। फिर है सहानुभूति, उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए परिवार के लोगों को, या जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब उसके साथ सहानुभूति दिखाएंगे तो क्या होगा, जो सब लोग उसको सिखाएंगे वो उन सब का आत्मीकरण करेगा। आत्मीकरण मतलब उसको अपना लेगा, और फिर क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा, यानी कि जो उसने सीखा है, जो अपने अंदर उसने आत्मसात किया है, उन सब का वो अनुकरण करेगा, मतलब वो उसको फॉलो करेगा, वैसा ही करेगा। ठीक है। फिर क्या है आपका पारिवारिक जो सामाजिक शिक्षा होती है वो परिवार से ही शुरू हो जाती है, मतलब परिवार में तभी अपने बड़ों से वो सब चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। तो सामाजिक शिक्षा कहाँ से शुरू हो जाती है, परिवार से ही शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर सभी लोग जो है उसको निर्देश देते हैं, बता दें किस तरीके से करना है, और अगर फिर भी वो नहीं मानता, उनकी चीज़ों को नहीं अपनाता, तो फिर क्या लास्ट में आता है, पुरस्कार एवं दंड। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है समाज और बालक के सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंग या फिर भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से
दो ऑप्शन दे देगा, एक सही दे देगा, दो गलत दे देगा, तो इस तरह से आपको उसमें से चूज़ करना होगा। फिर सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परिवार, पड़ोस, स्कूल, साथी, है ना, समुदाय और धर्म। ये भी क्वेश्चन इस तरह का आया है कि सामाजिकरण की को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कौन सा है? तो वो पड़ोस है। तो ये सिक्वेंसली आपको लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारा सांवेगिक विकास। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने आपको शारीरिक वृद्धि विकास से एक्सप्लेन कर दिया, संज्ञानात्मक कर दिया, भाषाई कर दिया, सामाजिक विकास कर दिया, मैंने सामाजिकरण की प्रक्रिया भी उसमें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है हमारा सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास के लिए हमें संवेग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संवेग होता क्या है। अगर हमें संवेग समझ में आ जाएगा तो हम सांवेगिक विकास को भी इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको जो है संवेग बता देती हूँ कि संवेग क्या है। संवेग, संवेग का अर्थ क्या है? संवेग, संवेग है ई प्लस मोशन यानी कि इमोशन। इसको इंग्लिश में इमोशन बोलते हैं। ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। इमोशन यानी कि अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं, यानी अंदर के भाव जो है वो बाहर प्रकट होते हैं, तो उसे ही हम संवेग या इमोशन कहते हैं। इमोशन लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है उत्तेजित दशा। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजना वश करता है और यह अवस्था जो है वो संवेग कहलाती है। तो मैकडूगल ने इसकी व्याख्या की है संवेगों के बारे में। ठीक है, जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं। देखिए मैं पहले आपको इस बारे में शैशवावस्था की जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शैशवावस्था में, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको संवेग जन्म के समय सिर्फ एक संवेग होता है, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर 3 बताए गए हैं। ये किसके, ये मैकडूगल के अनुसार है, इसलिए 3 है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वैसे मनोवैज्ञानिक जो है वो बताते हैं कि एक ही संवेग रहता है जो कि उत्तेजना संवेग है, लेकिन मैकडूगल क्या कहते हैं कि जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, संवेग का संबंध जो है वो मूल प्रवृत्तियों से होता है, और मूल प्रवृत्तियां जो है कितनी है? 14 है, 14 है। 14 ही मूल प्रवृत्तियां, और 14 मूल प्रवृत्तियों से ही 14 संवेग बने हैं। इन सब की व्याख्या जो है मैकडूगल ने की है। इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, ये संवेगों के बारे में किसने व्याख्या की है? तो मैकडूगल। ठीक है, जिसकी व्याख्या महान विलियम मैकडूगल ने की है। फिर है, अब देखिए संवेग मैंने आपको बता दिया। अब संवेग का जो जन्म है वो मूल प्रवृत्तियों से होता है, ये कहा गया है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? मूल प्रवृत्ति वह क्रिया है जो जन्मजात आंतरिक बल होती है, जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, यानी कि मूल प्रवृत्ति क्या है? यह क्रिया है जो जन्मजात आंतरिक बल होती है, मतलब यानी कि जन्म से ही हमारे अंदर विद्यमान रहती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, जैसे भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा आदि। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति तो संवेग उत्पन्न हुए, लेकिन जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? वो मूल प्रवृत्ति ही होगी। मैं अभी आगे और समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा अगर अभी नहीं आया होगा तो। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात, यानी कि बिना सीखे उसने सीखा नहीं है, जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मानव की मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। देखिए मूल प्रवृत्तियां 14 हैं और उससे उत्पन्न हुए संवेग भी जो है वो 14 है। अभी मैंने क्या बताया? मूल प्रवृत्तियों से संवेग का जन्म हुआ, परंतु जब संवेग उत्पन्न होता है तो क्रिया जो होती है वो क्या होती है? वो मूल प्रवृत्ति होती है। कैसे?
देखिए पलायन यानी कि पलायन जो है वो मूल प्रवृत्ति है, भागना मूल प्रवृत्ति, और संवेग क्या है? भय। जब हमें डर लगेगा तो हम क्या करेंगे? हम भाग जाएंगे। यानी कि जब संवेग उत्पन्न हुआ तो जो प्रतिक्रिया करी हमने, तो वो क्या प्रतिक्रिया करी? भागना। और भागना क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। मतलब कोई बच्चा मान लो अंधेरा कर दिया, उसको डर लग रहा, तो क्या करेगा? उस रूम से भाग जाएगा। तो यानी कि जब संवेग उत्पन्न हुआ तो जो क्रिया हुई वो क्या हुई? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति से ही जो है वह संवेग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा महान मैकडूगल का कहना है। दूसरा हमारा, दूसरी क्या है? देखिए मूल प्रवृत्ति अप्रिय। देखिए मैंने इसमें जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं, मैंने वो सारे लिखे हैं ताकि अगर आपको एग्जाम्स में इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आ सके कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक है। निर्वृत्ति यानी कि अप्रियता, इसका संवेग क्या है? घृणा। युयुत्सा क्या है? युद्ध प्रियता। क्रोध यानी कि जब क्रोध हो आएगा आपको तो आप क्या करोगे? इससे झगड़ा करोगे, युद्ध करोगे। शिशु रक्षा, पुत्र कामना यानी कि वात्सल्य, प्रेम। प्रेम आप किससे करोगे? अपने शिशु से करोगे। या फिर शिशु रक्षा से क्या उत्पन्न हुआ है? प्रेम उत्पन्न हुआ है। ठीक है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या है? कि संवेग क्या है? कष्ट, करुणा या दुख। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति का क्या है? कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य, आत्महीनता या हीनता का अधीनता की भावना या आत्महीनता। ठीक है। आत्म प्रदर्शन, आत्म गौरव, यानी कि आत्म प्रदर्शन आप कब करोगे? जब आप श्रेष्ठ बनोगे, आपको लोगों लगेगा कि आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हो। स्टूडेंट्स आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कुछ लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको